गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका +2 आर्ट का पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं, जो सेकंड बुक का वैसे लास्ट लेसन भी है। लेसन नंबर 9 वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। आज इस लेसन में हम पूरे विश्व की बात करते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार के तरह एक धागे में पिरोने की बात करते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बनाया जा सकता है, और उस बनाने के लिए, परिवार की तरह बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, तथा उसमें क्या क्या और भी सुधार करने की ज़रूरत हैं, ये चीज़ें। और इनका एक मेन उद्देश्य क्या है, जो वैश्वीकरण शब्द आपके दिमाग में घूम रहा होगा, उस चीज़ के बारे में। तो इस पूरे लेसन में विश्व का कहने का मतलब कि इस तरीके से कार्य करना है कि कम से कम नियम कानून कहे हो, लेकिन कम से कम नाम मात्र के हों, अधिक रुकावट ना हो, इतनी जटिल प्रक्रिया ना हो कि एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार ही नहीं किया जा सके, या टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया जा सके, या फिर वहाँ के कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का आप नहीं कर ले सकते, दूसरे देशों में जाकर आप पढ़ाई नहीं करोगे। इस तरीके के इतने कठिन रूल नहीं होने चाहिए कि वहाँ पर आप ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकते। दूसरे देश आपके लिए दूसरी दुनिया की तरह नहीं होने चाहिए, एक परिवार की तरह होने चाहिए, और उसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट लेके चलते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ। तो वैश्वीकरण का अर्थ में मैंने जैसे अभी बताया वही चीज़ें हैं कि जो वैश्वीकरण की है वो प्रतिक्रिया है कि जिसके माध्यम से जो वस्तुएं हैं, या फिर कह सकते हो कि सेवाएं हैं, या टेक्नोलॉजी है, या कोई भी जैसे आर्थिक सहायता है, या कह सकते हो कि विचारों का आदान प्रदान है, ये चीज़ें एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के आसानी से प्रवाहित की जा सकें, आदान प्रदान किया जा सके इस सारी चीज़ों का एक दूसरे देश से। तो वो एक परिवार सा ही हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार में इस तरीके की चीज़ें शेयर करना कोई कठिन काम नहीं होता, आसानी से आप कर सकते हो। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में गठित करना है। अलग अलग मायने भी हैं कुछ राइटर वगैरह के, उसे मैंने पहले भी बताया कि जो परिभाषा होती है राइटर की, अपनी थ्योरी होती है, वो सिर्फ उनके कहने का तरीका अलग होता है, मीनिंग सेम होता है उनका। तो जो रॉबर्टसन ने के परिभाषा दी है, उसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण एक विश्व एकीकरण की भावना है, जो भावना को मजबूत करने वाली अवधारणा है कि जो विश्व में एकीकरण, पूरे विश्व को एक करने की जो भावना है, उस वही एक अवधारणा है वैश्वीकरण। तो यही चीज़ है। एक अब इसका नेक्स्ट वो लेते हैं पॉइंट कि वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य, कि वैश्वीकरण लागू करने के, वैश्वीकरण कह सकते हो कि गठित करने के पीछे क्या कारण थे, क्या कारण से उसको लागू किया गया। तो इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला पॉइंट है कि भाई पूंजी का स्वतंत्र प्रभाव। पूंजी का स्वतंत्र प्रभाव का मतलब है कि एक देश की राशि, एक देश के डॉलर, एक देश की मुद्रा दूसरे देशों में आसानी से कह सकते हो कि आदान प्रदान किया जा सके, या फिर उनको कन्वर्ट भी किया जा सके। मान लीजिए कोई अगर यहाँ जॉब करके और इंडियन रुपीज़ को लेकर किसी दूसरे कंट्री में गया है, वहाँ अमेरिका वगैरह में डॉलर में, या डॉलर वहाँ अमेरिका से यहाँ लेके आया है, अब उनका वहाँ कुछ सॉल्यूशन इंडिया में यहाँ उनको कन्वर्ट नहीं किया गया, या इस तरह की कोई समस्या आई, तो फिर वो एक प्रकार से रुकावट ही पैदा होगी। और जो वैसे इसका मेन आपका बता देता हूँ कि पूंजी प्रवाह का, स्वतंत्र प्रवाह का क्या है, कि जो वैश्वीकरण का वो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि एक देश से दूसरे देश की जो पूंजी का प्रवाह को आसान बनाया जाए, ताकि विश्व के सभी देश आपस में लाभान्वित हो और एक दूसरे से फ़ायदा या लाभ कमा सकें। कहीं पर भी किसी भी देश में रोज़गार करते हैं, वहाँ पर कोई समस्या न आए फिर अपने देश में आने पर। ऐसे ही तकनीक का है कि जब वैश्वीकरण अपनाया जाएगा, वैश्वीकरण का उद्देश्य ये है कि एक देश से बहुत अधिक टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा है, दूसरे काफ़ी जो देश हैं वो अभी विकासशील की लाइन में कह सकते हो, या विकसित देश हैं। तो जब एक दूसरे देश के नियम कानून इतने आसान हो जाएंगे, तो जो विकसित राष्ट्र नहीं हैं, अविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र हैं, वो विकसित राष्ट्रों में जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपना कर
अपने देश में आकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो अपने देश को भी विकास की, कह सकते हो कि विकसित की लाइन में खड़े कर सकते हैं, विकसित देशों की लाइन में खड़े कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का था। अब है कि व्यापार की रुकावटें कम से कम करना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अर्थ में बताया था कि जो वैश्वीकरण और व्यापार, एक दूसरे देश से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं, कभी सामान मंगाया जाता है और भेजा भी जाता है दूसरे देशों में, तो उनकी प्रक्रिया इतनी कठिन न हो कि एक दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार ही न किया जा सके। तो जो जो उनमें रुकावटें हैं, नियम कानून जो कठोर बने हुए हैं, उनको हल्का करना है, कह सकते कि लचीला करना है, ताकि नॉर्मल आप ना तो एक दूसरे देश में इतना अधिक सामान महंगा हो सके कि भाई वहाँ की जनता फिर वो सामान को खरीदने, वो सामान ही नहीं खरीद पाए। तो इस तरीके से उनके जो रूल रेगुलेशन हैं उनमें थोड़ी सी ढील देनी चाहिए और विश्व व्यापार को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि श्रम प्रवाह का लेबर से ही है कि जो भी, जैसे एक देश में अगर रोज़गार के साधन कम हैं, दूसरे देश में वहाँ अगर रोज़गार के साधन अधिक हैं, तो एक दूसरे देश में जाकर आप वहाँ आसानी से रोज़गार करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये आपका श्रम प्रवाह कहलाता है कि जब एक देश से दूसरे देश में मानवीय श्रम का, मनुष्य के रूप में, मशीनरी का नहीं, मानव के रूप में अप्रतिबंधित हो, कि भाई किसी में ऐसा नहीं है कि भाई इसमें केवल इस देश के कंट्री नहीं, वो लोग नहीं आएंगे, इसमें इसी देश के लोग काम करेंगे। तो दूसरे देशों के लोगों को भी वहाँ काम करने की आज़ादी होना या परमिशन होना श्रम का स्वतंत्र प्रवाह कहलाता है। ये वैश्वीकरण के इसके मुख्य उद्देश्य हैं लगभग। अब वैश्वीकरण की आ जाती है कि भाई प्रमुख विशेषताएं। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, वो चीज़ें भी आपको करते हैं। उसमें एग्जांपल के लिए लेते हैं कि भाई जो वैश्वीकरण के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण का मैंने बताया कि भाई एक दूसरे देशों से लोगों को एकता की भावना ने जोड़े रखता है। दूसरा आ जाता है कि भाई वैश्वीकरण की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो जन्म दिया जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के लोग आपस में मिलजुलते हैं, और जब वो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं तो उनकी संस्कृति भी एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। तो ऐसे में ये वैश्वीकरण विभिन्न नई नई संस्कृतियों का भी जन्मदाता कह सकते हैं, या जन्म होता है वैश्वीकरण के कारण। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट अगर लिया जाए तो वो होता है कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनकी संस्कृतियां एक दूसरे के समवेत हो गई हैं, जिसके कारण विश्व के विभिन्न देशों में सांस्कृतिक निकटता में वृद्धि हुई है। पहले ये होता था कि अगर किसी दूसरे देश में अलग पहनावा होता था, और अगर इंडियन कंट्री मान लीजिए इंडिया में अलग होता था, तो दोनों लोगों को अगर कहीं देखते थे आप बाज़ार में या कहीं पर भी, तो आप सीधे पहचान जाते थे कि ये इस देश का नहीं है। लेकिन आजकल जब संस्कृतियां इस तरीके से एक दूसरे में सम्मिलित होती जा रही हैं, तो उसके कारण आप ये चीज़ें, इस तरीके के आईडी लगाना आपका बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भाई ये किस कंट्री का व्यक्ति। पहले एक पहचान बनी हुई थी कि ये पहनावा, ये ड्रेस ये इसी देश में पहनी जाती है, लेकिन अब इस तरीके की कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। एक दूसरे देशों की संस्कृति को एक दूसरे देश अपनाते जा रहे हैं, और जिसके कारण कह सकते हो कि ये एक वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता भी है। वैश्वीकरण के कारण जो गरीब देश हैं, आज विद्यार्थी आसानी से विकसित देशों में जाकर अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और इसके अलावा विकासशील देशों में भी अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल के जो सिलेबस हैं उनको शामिल किया जाता है, ताकि किसी में फ़र्क ना हो, सभी पूरे विश्व में एक ही शिक्षा दी जाए, एक ही सिलेबस सबको पढ़ाया जाए, तो फिर उसमें वो भेदभाव नहीं रहेगा। और जो वैश्वीकरण का नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई वैश्वीकरण की जो विशेषता, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच में जो वृद्धि हुई है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन या बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इनका बहुत अधिक महत्व योगदान रहा है। इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में, वैश्वीकरण की वृद्धि में। और जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण की जो प्रतिक्रिया है
उसमें आप कह सकते हो कि जो विभिन्न देशों के बीच जो दूरियां थी वो कम हो गई है वैश्वीकरण के कारण। मैंने पहले बताया था कि भाई एक परिवार की तरह बनाना है वैश्वीकरण का उद्देश्य, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने विभिन्न देशों के बीच जो दूरियां थी वो कम हो गई। उनका विभिन्न देशों के जो नागरिक थे वो आसानी से एक दूसरे में आ जा सकते थे। आजकल कह सकते हो कि जो बॉर्डर पर जो नियम कानून है उनमें भी थोड़ी जो छूट दे दी गई है। इस तरीके से हैं काफ़ी देशों के साथ जिनके साथ तनावपूर्ण स्थिति है उनका कठिन भी है, लेकिन जो कह सकते हो कि मित्रतापूर्ण राष्ट्र की कैटेगरी में हैं उनको काफ़ी छूट दी गई है, काफ़ी उनकी आसान प्रक्रिया शुरू की गई है तो वो आसानी से व्यापार कर सकते हैं। जैसे नेपाल का भारत के साथ था, भूटान के साथ था, इस तरीके से म्यांमार वगैरह है। ये नेपाल और इनमें तो कह सकते हो आप वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती आपको एक दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए। तो इस तरह के कंडीशन पे अब आ जाता है आपका कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण, कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। पहला सबसे जो है कि भाई क्या हुआ है कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें कमी हुई है। कारण कि पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने के कारण काफ़ी भूमि बंजर होती जा रही है। तो उस बंजर भूमि में कह सकते हो कि वो कृषि योग्य भूमि नहीं रहती है और कृषि योग्य भूमि जो है उसकी कमी होती जा रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उत्पादन क्षेत्र कम होता जा रहा है। ये भी एक समस्या है। इससे पर्यावरण की चिंता हमें करनी चाहिए कि भाई कृषि को अधिक से कम ज़मीन पर अधिक से अधिक पैदावार कैसे की जाए, और वो भी कह सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण न करके, पर्यावरण प्रदूषण के बिना। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि भाई स्वच्छ जल की कमी। स्वच्छ जल की भी कमी आज अगर आप ये कहते हैं कि भाई अगर कहीं नया ट्यूबवेल वगैरह बोरिंग करवाते हैं और उसके भी पानी की टेस्टिंग करवाई जाती है तो उसमें भी आपको अनेक हानिकारक कह सकते हो कि पदार्थ या उसका मिश्रण मिलता है, जिसके कारण वो सेहत के लिए हानिकारक बता दिया जाता है। और है भी कई तरह के जो पानी हैं उनमें आपके जैसे एलर्जी संबंधित शिकायतें हो जाती हैं, और अगर कई ऐसे हैं जिनसे दांतों के पैरिया वगैरह रोग लग जाते हैं। ये चीज़ें आपके आप नेचुरल आप कह सकते हो कि भाई धरती के अंदर तो हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर से हमने जल निकाला है वो कैसे दूषित हो सकता है। तो अब यही कारण है कि आप पृथ्वी के अंदर भी जो जल समावेशित हो रहा है जोड़ों में, तालाबों में, वो केमिकल मिश्रित है और वही नीचे जा रहा है और फिर आप उसी को रिसाइकल करके निकाल रहे हो, तो वो तो सीधी सी बात है कि दूषित निकलेगा। जब आप प्रदूषण अगर जो धरती के ऊपर पानी है, जोड़ है, तालाब है, नहरें हैं, नदियां हैं, उनका प्रदूषण अगर कम कर दोगे तो जो भूमिगत जल है वो भी स्वच्छ ही निकलेगा और फिर वो इतना नुकसानदायी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि जो जल है उसको शुद्ध करना चाहिए, उसके कारण ही और जब जल प्रदूषित आता है तो उसके कारण आपका इसी में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपकी कृषि को भी प्रभावित करते हैं। अन्य कृषि के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ अगर वो उगाते हैं आप तो उसको भी प्रभावित करते हैं। वो उतनी पैदावार भी नहीं दे पाते हैं और वो कह सकते हो कि कार्बनिक भी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि वन के क्षेत्रों में कमी। इसका भी है कि भाई वन के क्षेत्रों में कमी क्यों होती जा रही है। पूरे विश्व में जो है कि भाई धीरे धीरे वन का क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व का पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जो कि चिंता का कारण है। क्यों है? क्योंकि भाई जब अगर वन कम होंगे तो वर्षा वगैरह कम होगी, वर्षा कम होगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से मानवता खतरे में आ जाएगी और ये कह सकते हो कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेना स्टार्ट कर देगी, जो एक बहुव्यापी कह सकते हो समस्या पूरे विश्व के सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस कारण से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वन की कटाई कम की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट लेते हैं कि भाई ओजोन गैस की कमी। ओजोन गैस की कमी, आपने ओजोन गैस के बारे में इतना तो सुना ही होगा कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की जो परत बनी हुई हैं
वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और उसके कमज़ोर होने के का कारण है कि जो सूर्य से जो मानव के लिए हानिकारक किरणें आती हैं उनको ओजोन परत ऊपर ही वायुमंडल में अवशोषित कर लेती हैं और उसको पृथ्वी के सतह तक, मानव की जाति तक यहाँ नहीं पहुँचने देती हैं, जिससे मानव काफ़ी बीमारियों से बच जाता है। अगर ओजोन परत, ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाएगी तो वो ओजोन की परत हल्की हो जाएगी और इससे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर गिरेगी और पृथ्वी पर मानव जाति को प्रभावित करेगी और इससे अनेक समस्याएं जन्म लेगी, जिससे कह सकते हो कि बहुत संख्या में लोगों की डेथ भी हो सकती है और कई बीमारियां ऐसी हो जाएंगी जो महामारी का रूप भी ले सकती हैं। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक कह सकते हो कि ओजोन गैस को बढ़ाना है। और ओजोन गैस का अभी काफ़ी, जैसे लॉकडाउन हुआ था इस टाइम में काफ़ी प्रदूषण वगैरह कम हुआ था और जिसके कारण ओजोन परत में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन ये एक महामारी के कारण और बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन था, इससे काफ़ी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक लोगों की अगर हैबिट हो जाए, इस तरीके के कम साधन वगैरह ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, कंपनी वगैरह में भी लिमिट मात्रा में किए जाएं, तो ओजोन परत पर इतना नुकसान नहीं होगा और ओजोन परत पे काफ़ी मोटी कह सकते हो सकती है और ओजोन की मात्रा काफ़ी हो जाएगी। ये ओजोन परत कमज़ोर कब होती है, ओजोन गैस की कमी कब आती है? ये जब पर्यावरण में प्रदूषण, कह सकते हो कि वातावरण में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिसके कारण इसमें कमी आती है और फिर और अधिक बीमारियां फैलने लगती हैं। अब नेक्स्ट है कि भाई समुद्री प्रदूषण। समुद्र में प्रदूषण दोनों प्रकार से आप कह सकते हो कि होता है। समुद्र में एक तो नदियों के माध्यम से, जो नदियों में केमिकल का जल वगैरह या प्लास्टिक वगैरह कुछ भी डाला जाता है, वो नदियां अंत में जाकर समुद्र में गिरती हैं, जिससे वो काफ़ी कई हज़ार टनों में अपने साथ पदार्थ लेके जाते हैं, कूड़ा करकट लेके जाते हैं और वो जाकर समुद्र में मिल जाता है। ऐसे जो काफ़ी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ फिर उसमें समुद्र में गिरती हैं और सभी नदियाँ हज़ारों टनों में अपने साथ इस तरीके के पदार्थ लेकर आती हैं। तो समुद्र में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हज़ार लाखों क्विंटल प्लास्टिक वगैरह, अभी पीछे क्या कि इतनी हज़ार क्विंटल वगैरह प्लास्टिक की बोतलें, इस तरीके के पेपर वगैरह ये निकाले गए हैं वहाँ से। तो इस तरीके अब ये इस तरीके से रोकना है। और देखिए खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं समुद्र के, वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रिहायशी इलाके होने के कारण वहाँ प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है। लोग समुद्री तट पर कूड़ा डाल देते हैं, जिससे समुद्र प्रदूषण बढ़ता है। तो ये आपके इसके थे भाई राजनीति में पर्यावरण की चिंता करने के क्या कारण हैं। अब आ जाता है कि वैश्वीकरण के दो पक्ष हैं, वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष और वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष। तो वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष में क्या आता है, इसके जो बताए जाएंगे कि भाई क्या फ़ायदे हैं क्या हैं। राजनीतिक पक्ष में तात्पर्य अगर लिया जाए तो वैश्वीकरण ने राज्य के राजनीतिक क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है या वैश्विक राजनीति का क्या परिणाम निकले हैं। तो इसमें वैश्वीकरण के राजनीति के पक्ष की जो प्रक्रिया है वो आपकी है कि भाई राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण ने कैसे कैसे प्रभावित हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई वैश्वीकरण के कारण राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। वह अब कल्याणकारी राज्य के रूप के तरह कार्य करता है और न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने ले ली है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो वैश्वीकरण ने राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व का एक परिवार की तरह रहना। तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप कम हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनका अधिक हो जाता है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी बाधित होने लगी है, राजनीति के प्रभाव हैं ये। और वैश्वीकरण के कारण जो राज्य एक दूसरे देशों के राजनीति से मिलकर चलना पड़ रहा है, भाई उनसे साथ एक दूसरे से अलग रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि वैश्वीकरण है पूरे विश्व का एक दूसरे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप करते हैं राजनीतिक तरीके से।
एक दूसरे, जहाँ कारण क्या है कि भाई अभी जैसे अमेरिका में काफ़ी संख्या में करीब कह सकते हो कि 20% के करीब जो अमेरिका की जनसंख्या है वो इंडियन है, और वहाँ पर अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले अमेरिका में, इसलिए वो मोदी की तारीफ़ वगैरह कर रहे हैं। और पीछे जो प्रोग्राम हुआ था इसमें मोदी को बुलाया भी गया था। इस तरीके से वो उन वोटरों को प्रभावित करने के, लुभाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं इस तरीके से ही। तो ये राजनीतिक प्रभाव हैं कि भाई राजनीतिक पक्ष क्या है वैश्वीकरण का। तो पूरे विश्व के में कह सकते हो कि सभी देश एक दूसरे राष्ट्रों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब आ जाता है कि वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष। भाई आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित करते हैं एक दूसरे राष्ट्र को। तो संपूर्ण जो विश्व की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है उसे वैश्वीकरण की आर्थिक पक्ष कहा जाता है। और वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से हो ही गया है, और जिसके कारण एक दूसरे में आप मान लीजिए अगर आर्थिक क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दूसरे राष्ट्र में अपनी कंपनियां लगाती हैं, जिससे वहाँ के अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, वहाँ लोगों को रोज़गार अधिक मिलता है। तो इस तरीके से ही है जो वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में वृद्धि भी हुई है। वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। पहले अधिक इस प्रकार से दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया जाता था, अब ज़्यादा किया जाता है। और जो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में अविकसित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाई जो मेन आपको पॉइंट बताए थे सबसे पहले कि जो वैश्वीकरण के उद्देश्य उसमें था कि भाई तकनीक का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से भाई किस तरीके से करना है। इसी में आगे का और आ जाता है आप का कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में भी मैंने बताया था कि वैश्वीकरण के कारण अब किसी भी लोगों का आप उनके पहनावे से उस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस कंट्री का व्यक्ति है या किस क्षेत्र का है, क्योंकि अभी सभी की संस्कृति मिली जुली है और जिससे ये आप आसानी से नहीं पहचान सकते। और जो संस्कृति वैश्वीकरण से विकासशील देशों की परंपरागत संस्कृति को कमज़ोर किया गया है। उसमें कह सकते हो कि जो विकासशील या अविकसित राष्ट्र हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, कहने का मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका वगैरह हैं इस तरीके के, उनकी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और उनकी खुद की जो संस्कृति है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो ये सांस्कृतिक पक्ष था कि भाई वैश्वीकरण के क्या क्या हैं। संस्कृति में मिला जुला रहता है, इससे कुछ नुकसान भी हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। बाकी कुछ जो पॉइंट बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। और ये आपको ये भी ध्यान हो कि ये लेसन सेकंड बुक का क्या +2 आर्ट के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का आखिरी लेसन चल रहा है, लास्ट लेसन है। इसके बाद आपका कंटिन्यू रिवीजन ही स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।